मराठा प्रशासन में पेशवाई व्यवस्था छत्रपति साहू के समय से शुरू हुई। इसके पूर्व शिवाजी ने जब अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल का गठन किया था, उसमें 8 मंत्रियों में एक प्रमुख मंत्री पेशवा हुआ करता था। छत्रपति साहू के समय में बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक और बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक एक प्रभावशाली पेशवा के रूप में जाने गए। 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में जिस तरह से मराठों की पराजय हुई, उससे बालाजी बाजीराव बहुत ज्यादा आहत हुए और इसी के प्रभाव के कारण 23 जून सन 1761 को वे स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद पेशवाई व्यवस्था में चौथे पेशवा माधवराव नारायण प्रथम बने, जिन्होंने 1761 से 1772 तक शासन किया। 5वें पेशवा नारायण राव हुए, जिन्होंने महज 1 वर्ष यानी 1772 से 1773 तक इस पद पे काबिज रहे। 6वें पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय हुए, जो 1774 से 1795 तक इस पद पे रहे और 7वें पेशवा बाजीराव द्वितीय हुए, जिन्होंने 1796 से 1818 तक इस पद को सुशोभित किया। सन 1818 में अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपया प्रति वर्ष का पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। इनकी मृत्यु के बाद नाना साहब ने इस पेंशन की मांग की, जिसे अंग्रेजों ने नहीं दिया। इस वजह से उन्होंने सन 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया और इस क्रांति के दरमियान कहा जाता है कि उन्होंने नेपाल की ओर पलायन किया और इस तरह पेशवाओं का एक प्रकार से अंत हो गया। माधवराव नारायण द्वितीय के समय में जो 12 भाई परिषद हुआ करती थी, उसके 2 प्रमुख मराठा सरदार महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने मराठा राजनीति को कालांतर में गंभीरता से प्रभावित करने का कार्य किया था। आइए हम लोग यहाँ पे बात करें कि पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन किस तरह से संचालित किया जाता था। जैसा कि अभी मैंने बताया, शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का गठन किया था, जिन 8 मंत्रियों में से एक पेशवा हुआ करते थे। बालाजी विश्वनाथ, जो कि छत्रपति साहू के समय में बेहद प्रभावशाली हुए, वे अगर हम आरंभ से देखें, शिवाजी के समय से देखें, तो वे 7वें पेशवा थे और उनके पश्चात और 6 पेशवा हुए। इस प्रकार इन पेशवाओं के अधीन हमने ये जाना कि बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता, राजमर्मज्ञता, देशभक्ति से साहू को प्रभावित किया और इस प्रकार यह पद उनके बाद से वंशानुगत बन गया। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि जब पेशवाई व्यवस्था प्रमुखता को प्राप्त हुई, तब राजा एक छाया मात्र बनकर रह गया, जिसकी पूजा अवश्य होती थी, परंतु उसकी आज्ञा कोई मानता नहीं था। जो मराठों में प्राचीन अभिजात वंश था, आंग्रिया, भोसले, गायकवाड़, वे पेशवा को अपना समान मानते थे, अपने समक्ष मानते थे और उनका यह कहना था कि अगर वे पुणे आते हैं तो पेशवा 2 मील बाहर आकर उनका आदर करे, उनका सम्मान करे। और वे पेशवा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि पेशवा राजा का नायब हुआ करता था। जबकि जो नवीन अभिजात वंश था, सिंधिया, होलकर, रस्तिया,
वे पेशवा को अपने अन्नदाता के रूप में देखते थे। इतिहासकार एस.एन. सेन मराठों की इस व्यवस्था की तुलना पवित्र रोमन एम्पायर से करने का भी प्रयास करते हैं। मराठों के इस पेशवाई व्यवस्था में उनका प्रशासन किस तरह से चलता था, इसके बारे में जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो जो उनका केंद्रीय प्रशासन था उसमें हेड क्वार्टर पूना हुआ करता था, जहां पेशवा का सचिवालय होता था, जिसे उन दिनों हुजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था। जिस तरह आज अनेक विभाग हम देखते हैं, उसी तरह मराठों के केंद्रीय प्रशासन में अनेक विभाग थे, अनेक कार्यालय थे, जो अपने अधीन आने वाले साम्राज्य के पूरे आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे, अनुदान का रजिस्टर रखते थे, भुगतान का रजिस्टर रखते थे और एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था मराठों ने डेवलप करने का प्रयास किया था। प्रांतीय और जिला प्रशासन की जहां तक बात है, पेशवाओं के अधीन तरफ होते थे, परगना होते थे जिसे महल भी कहा जाता था, सरकार होता था, सूबा होता था और इसी सूबे को वे प्रांत कहते थे। खानदेश, गुजरात, कर्नाटक ये बड़े प्रांतों में गिने जाते थे और सर सूबेदारों के पास यहाँ का प्रशासन होता था। सर सूबेदारों के अधीन मामलतदार होते थे, जिस पर मंडल, जिले, सरकार इत्यादि हुआ करते थे। मामलतदार तथा कामाविजदार जिले में पेशवा के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे। देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिलाधिकारी थे, जिनकी पुष्टि के बिना कोई भी लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। कारकुन एक अन्य अधिकारी होते थे, जो विशेष घटना की सूचना केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करते थे। परगनों में हवलदार, मजुमदार, फड़नवीस हुआ करते थे। तो इस तरह मराठों ने प्रांतों में भी एक सिस्टमैटिक या व्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया था। स्थानीय तथा ग्राम व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ग्राम एक स्थानीय प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, आत्मनिर्भर हुआ करती थी और स्वायत्तता भी इसे प्रदान की गई थी। और गांव का सबसे प्रमुख अधिकारी पटेल कहलाता था, जो कि गांव और पेशवा के बीच की कड़ी होता था। पटेल को आमतौर पे कोई वेतन तो नहीं दिया जाता था, लेकिन पेशवा के लिए जो लगान यह वसूलता था उसका एक हिस्सा यह अपने पास रख लेता था। यही इसका मेहनताना हुआ करता था। और पटेल के अधीन कुलकर्णी होते थे, जो पूरे गांव के भूमि का लेखा रखते थे। कुलकर्णी पटेल की मदद किया करते थे और कुलकर्णी के अधीन चौगुले होते थे। साथ ही साथ 12 बलूटे, 12 अलूटे और शिल्पियों की भी जानकारी हमें मराठा प्रशासन के स्थानीय या ग्रामीण व्यवस्था से प्राप्त होती है। नगर प्रशासन की जब हम बात करते हैं तब हमें पाते हैं कि जो मौर्यकालीन नगर प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक वैसी ही व्यवस्था मराठों ने भी डेवलप करने का प्रयास किया था, जहां पर कोतवाल मुख्य शासक हुआ करता था और यह मासिक ब्यौरा केंद्रीय दफ्तर तक यानी हुजूर दफ्तर तक भेजने का कार्य किया करता था। जहां एक ओर कोतवाल मुख्य दंडाधिकारी था, वहीं दूसरी ओर पुलिस विभाग का भी वह मुखिया हुआ करता था। मराठा प्रशासन में पेशवाओं के अधीन जब हम न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हिंदू धर्म का जो प्राचीन ग्रंथ था मनुस्मृति, जिसका अंग्रेजों ने भी द कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से अनुवाद किया था, इसमें जो विधान है उसी के अनुरूप इन्होंने न्यायिक प्रणाली की नींव डाली और समय समय पर जो अपराधी थे या जो अपराध करते थे उनको दंड देने का भी विधान अलग अलग प्रकार का हुआ करता था।
पुलिस प्रशासन इतना सख्त था कि उसके बारे में ऐसा विवरण मिलता है कि रात 10 बजे या तो तोप के गोले दागे जाते थे या अन्य प्रकार से जो भी संकेत होता था, उसके बाद कोई भी व्यक्ति सड़क पर बिना वजह घूमते नहीं देखा जा सकता था। कर प्रणाली की जहां तक बात है, इस समय भी भारत कृषि प्रधान देश रहा है, आज भी है, तो आय का सबसे प्रमुख सोर्स एग्रीकल्चर ही रहा, एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू ही रहा। इसलिए मराठा शासन में पेशवाई व्यवस्था के अंतर्गत जमीन को, जो कृषि भूमि थे, उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था और उसके आधार पर लगान की वसूली की जाती थी। जब कोई प्राकृतिक विपदा आती थी, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, ऐसे में किसानों को टैक्स नहीं लिया जाता था, उस टैक्स को माफ कर दिया जाता था। इसके अलावा राज्य के आय के सोर्स में चौथ और सरदेश मुखी प्रमुख टैक्स माना जाता था, जो कि शासन के संचालन में काम आता था। इसकी अलग अलग कैटेगरी थी, कितना राजा के पास होगा, कितना पेशवा के पास होगा, कितना प्रशासन में खर्च किया जाएगा। ऑलमोस्ट 65% को पेशवा के अधीन होता था, जिसका अन्य मामलों में खर्च किया जाता था। सैनिक व्यवस्था की जहां तक बात है, मराठों ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपना जो परचम लहराया, या मराठा घोड़े की टाप कहा जाता है कि पूरे भारत को उन्होंने रौंद डाला था, तो इसके पीछे उनकी सैनिक व्यवस्था को हम उत्तरदायी मानते हैं। इनके सैन्य संगठन में सभी प्रकार के लोग थे। शिवाजी के समय में केवल महाराष्ट्र के लोग थे, लेकिन बाद में हम ऐसा पाते हैं कि विभिन्न वर्ग के लोग इस मराठा सेना में थे, और उसमें घुड़सवार भी थे, पैदल सैनिक भी थे, तोपखाना भी था, नौसेना भी हुआ करती थी, और एक मजबूत संगठन मराठों ने स्थापित करने का प्रयास किया था। और जब हम इसका इवेल्युएशन करते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तम नियमों पर आधारित इनकी प्रशासनिक व्यवस्था रही, जो भारत की पुरातन व्यवस्था रही, चाहे हिंदू राजाओं की रही हो या मध्य युग में मुसलमानों की रही हो, उसकी अच्छाइयों को मराठा व्यवस्था में एडॉप्ट किया गया। साम्राज्यवादी इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि मराठे लूटपाट किया करते थे, और इस तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो यह व्यवस्था 150 साल तक कैसे चलता? इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि मराठों ने व्यवस्थित रूप से एक प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, सैनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, कर प्रणाली इत्यादि को इन्होंने डेवलप करने का कार्य किया था। थैंक यू।